नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 नेताओं को गोलियों से भूना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में गुरुवार को आतंकवादियों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। कुलगाम के वाईके पोरा में आतंकवादियों ने फिदा हुसैन इंटू, उमेर राशिद बेग और उमेर हानन पर गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि तीनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इलाके को घेर लिया गया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए बताया है कि फिदा हुसैन इंटू भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुलगाम जिला महासचिव थे, तो उमर राशिद बेग कुलगाम जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य थे, जबकि उमेर हानन भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महासचिव थे। पार्टी ने कहा है कि हमले के जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने ट्वीट में कहा है कि ये हीन कार्य आतंकवादियों की हताशा को दर्शाता है। ईश्वर दिग्वंत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को यह दुख सहने की ताकत दे। हमारी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, कहा लाइन क्रॉस न करें, भारत को आजाद देश रहने दें। जी हां दोस्तों, फेसबुक पोस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आम नागरिकों को सरकार की आलोचना के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने राज्य सरकार से कहा है कि लाइन मत क्रॉस कीजिए, भारत को एक आजाद देश बने रहने दीजिए, जहां हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है और सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम फ्री स्पीच की रक्षा करने के लिए हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इस वजह से की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम नागरिकों को प्रताड़ित न किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली निवासी रोशनी बिस्वास को कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के लिए कोलकाता पुलिस ने समन भेजा था। महिला ने कोरोना महामारी के बीच कोलकाता के भीड़भाड़ वाले राजा बाजार की तस्वीर शेयर करके लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर ममता सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद पुलिस ने रोशनी के खिलाफ विशेष समुदाय को लेकर नफरत फैलाने के आरोप में FIR भी दर्ज की थी। इस पर कोर्ट ने पुलिस और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि यदि अन्य राज्य की पुलिस भी इस तरह से आम लोगों को समन जारी करने लगे तो यह खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। ऐसे में न्यायालयों को आगे बढ़कर अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी होगी, जो कि संविधान की धारा 19(1)(a) के तहत नागरिकों को मिला हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। जी हां दोस्तों, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। केशुभाई पटेल 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। कुछ दिन पहले ही वह इस महामारी से संक्रमित भी हुए थे। उन्होंने अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में अंतिम सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक केशुभाई पटेल को सुबह सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। कुछ वक्त पहले ही केशुभाई पटेल इस महामारी से पॉजिटिव पाए गए थे। केशुभाई पटेल के परिवार के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद भी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली NCR में प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं, लग सकता है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR और उससे सटे राज्यों में गंभीर होते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग के गठन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार की देखरेख में काम करेगा और इसमें कुल 17 सदस्य होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोग द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को 30 दिन के अंदर या तुरंत संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के पास आयोग द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव का अधिकार होगा। इस आयोग के पास दोषियों को 5 साल तक की सजा देने और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे अधिकार होंगे। आयोग के आदेश को सिर्फ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकेगी। आयोग में अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार, NCR के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह आयोग पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण की जगह लेगा। मालूम हो कि PCA का गठन
सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण के मामलों में सर्वोच्च निगरानी निकाय के रूप में किया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सफाई कार्य को निजी हाथों में देने वाले कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी दिल्ली में कार्यरत तमाम सफाई कर्मियों को प्राइवेट कंपनियों के अधीन करने की साजिश रच रही है, जिसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष भाजपा एक प्रस्ताव लेकर आने वाली थी। उस साजिश के विरोध में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में पार्टी के समस्त निगम पार्षदों एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिविल सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस काले कानून को पास न करने की मांग की। पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही दलित विरोध में रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सदन में जो प्रस्ताव लेकर आ रही है, यदि यह प्रस्ताव पास हुआ तो समस्त सफाई कर्मचारी हमेशा के लिए प्राइवेट कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे। यदि यह प्रस्ताव पास हुआ तो दिल्ली के लाखों सफाई कर्मचारी जो पहले से ही बड़ी मुश्किलों से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वे और मुश्किल में आ जाएंगे और देश में जो व्यवस्था अंग्रेजों के समय में थी वही हालात फिर से आ जाएंगे। जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तानियों का शोषण करते थे, उसी प्रकार से यह प्राइवेट कंपनियां सफाई कर्मियों का शोषण करना शुरू कर देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पुलवामा हमला कबूल कर फंसा पाकिस्तान, FATF में मुंह पर कालिक पोतेगा भारत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एक मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से जहां वहां की संसद में यह कहना कि पुलवामा में हमला इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, इससे इस्लामाबाद दुनिया के सामने एक नई मुसीबत में फंस सकता है। पाकिस्तान लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है, लेकिन इस तरह खुलकर वह कबूल करने से खुद को परहेज करता रहा है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ VK सिंह ने पाकिस्तानी मंत्री के पुलवामा हमले पर दिए बयान को अच्छा बताते हुए कहा है कि यह बेहतर है कि उसने खुद ही हमले के बारे में कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार शुरू से ही यह कहती रही है कि सभी संकेत पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं। यह अच्छा है कि पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है। मैं आश्वस्त हूं कि हमारी सरकार इस कबूलनामे का इस्तेमाल कर दुनिया को बताएगी ताकि पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एक गिरजाघर में हुए हमले सहित हाल ही के दिनों में वहां हुई आतंकवादी घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए गुरुवार को कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। ज्ञात हो कि भूमध्य सागरीय शहर निस में गुरुवार को एक गिरजाघर में हमलावर द्वारा चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। भारत ने इस्लामी चरमपंथी पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कड़े रुख के बाद उन पर व्यक्तिगत हमलों की बुधवार को कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन बताया था। विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में जारी एक बयान में बर्बर आतंकवादी हमले की भी निंदा की थी, जिसमें फ्रांस के एक शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मंत्रालय ने बयान में कहा था कि हम बर्बर आतंकवादी हमले में फ्रांस के एक शिक्षक की निर्ममता से हत्या किए जाने की भी निंदा करते हैं, जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मां के गर्भ में ही शिशु सीखेंगे संस्कार, BHU के आयुर्वेद विभाग ने शुरू किया अनोखा इलाज। जी हां दोस्तों, आपने महाभारत के किरदारों में अभिमन्यु के बारे में सुना ही होगा, जिसने गर्भ संस्कार के माध्यम से गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। उसी तर्ज पर अब गर्भ संस्कार की अनोखी शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विज्ञान विभाग ने की है। इसके तहत पेट में पलने वाले शिशु को गर्भ संस्कार थेरेपी देने की शुरुआत की गई है। थेरेपी में गर्भ में आए शिशु को जन्म से पहले ही संस्कार दिया जाएगा, जो उसके जन्म के बाद समाज की कुरीतियों से बचने में मददगार साबित होगा। BHU आयुर्वेद विभाग की इस अनोखी थेरेपी से शिशु गर्भ में ही संस्कार सीखेगा। इस अनोखी थेरेपी के अंतर्गत यहाँ आने वाली गर्भवती महिलाओं को संगीत थेरेपी, वेद थेरेपी, ध्यान थेरेपी और पूजा पाठ थेरेपी के जरिए गर्भ में पलने वाले शिशु का पालन पोषण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। PM मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी कोरोना वैक्सीन, कोई भी नहीं रहेगा अछूता। जी हां दोस्तों, इस महामारी के दौर के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने
इस महामारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी तो हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा बदलते हालातों के बावजूद विश्व भर में न्यू इंडिया विजन की सार्थकता को भी देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इकोनॉमिक्स टाइम को दिए इंटरव्यू में कहा है कि किस तरह लॉकडाउन लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हुआ, अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से पटरी पर आ रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि आखिर वह अब भी 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर दृढ़ आश्वस्त हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आरोग्य सेतु मामले पर सरकार का बड़ा एक्शन, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने माना है कि आरटीआई जानकारी देते समय संबंधित अधिकारी से गड़बड़ी हुई है। ऐसे में जिसने भी लापरवाही बरती है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मामले की जांच मंत्रालय के बड़े अधिकारियों को करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि बुधवार को आरोग्य सेतु ऐप पर उठ रहे सवाल पर सरकार ने सफाई पेश की। सरकार ने कहा है कि इस ऐप की मदद से इस महामारी को रोकने में काफी मदद मिली है। केंद्रीय सूचना आयोग ने आरोग्य सेतु ऐप को किसने बनाया था उसको लेकर सरकार को नोटिस भेजा था। इसके जवाब में MyGov और डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस ऐप को बनाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन पाकिस्तान अब नहीं कर सकेंगे घुसपैठ, भारत ने की खास तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुए बीका से न सिर्फ भारत को जियो मैपिंग में मदद मिलेगी बल्कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भविष्य में होने वाले युद्ध में यानी ड्रोन युद्ध में होगा। दरअसल जिस तरह से पूरे विश्व में परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में सीरिया, लीबिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्षों में ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले में भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। ड्रोन का सबसे बड़ा असर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी दिखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में करीब 5 से 6 ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, जो या तो जासूसी कर रहे थे या हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ड्रोन का इस्तेमाल चीन भी बहुत तेजी से कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी अपनी स्ट्रेटेजी पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। भारत इस समय आर्म्ड ड्रोन पर तेजी से काम कर रहा है और बीका का सबसे बड़ा फायदा इन्हीं कॉम्पैक्ट ड्रोन या सर्विलेंस में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस इलेक्शन 2020 होगा इतिहास का सबसे महंगा चुनाव, खर्च होंगे $14 अरब। जी हां दोस्तों, अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यह चुनाव इतिहास का सबसे महंगा चुनाव बनने जा रहा है। इस चुनाव में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले दोगुनी राशि खर्च होने वाली है। इस बार करीब $14 अरब खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। राइटर्स की एक खबर के मुताबिक सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स ने कहा है कि मतदान से पहले के आखिरी महीने में राजनीतिक चंदे में भारी वृद्धि हुई और उसकी वजह से इस चुनाव में $11 अरब खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। अब वह आंकड़ा बहुत पीछे छूट गया है। शोध समूह ने कहा है कि वर्ष 2020 के चुनाव में $14 अरब खर्च होने का अनुमान है, जो चुनाव में खर्च होने वाले पैसों के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। समूह के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के पहले प्रत्याशी होंगे जिन्होंने दानकर्ताओं में $1 अरब की राशि जुटाई है। उनके प्रचार अभियान को 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड $93.8 करोड़ प्राप्त हुए हैं। वहीं ट्रंप ने दानकर्ताओं से अब तक $59.6 करोड़ चुनाव प्रचार के लिए जुटाए हैं, जो कि जो बाइडेन से लगभग आधे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार ने हवाई यात्रियों को दी बड़ी राहत, किराए पर इतने महीने के लिए बढ़ा दी कैपिंग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस महामारी में सफर करने वाले हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दे दी है। इस बार उनको फेस्टिव सीजन में यात्रा करने पर महंगे हवाई किराए से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस महामारी के संक्रमण के चलते जून में ही नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू रूट्स पर विमानों के किराए पर कैपिंग की घोषणा की थी। उस दौरान यह कैपिंग 24 अगस्त तक के लिए थी, फिर उसको बढ़ा करके 24 नवंबर तक किया गया था ताकि यात्रियों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अब ये कैपिंग फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के कारण किराए में अत्यधिक बढ़ोतरी की रोक के लिए अधिकतम सीमा तय की गई थी, जबकि विमानन कंपनियों की परिचालन लागत सुनिश्चित करने के लिए निचली सीमा तय की गई थी।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई है। उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कहीं कहीं पर बारिश और ऊंचे पहाड़ों वाले क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हो सकती है। दक्षिणी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून आ तो गया है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश तथा केरल में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी। आगामी 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों रोज की तरह आज भी ग्राहकों को राहत देते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने और चांदी हुए 1277 रुपए तक सस्ते। जी हां दोस्तों, अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में फिर से गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 121 रुपए सस्ता हो गया। वहीं इस दौरान चांदी की कीमतों में 1277 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 121 रुपए गिरकर 50,630 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1277 रुपए गिरकर 60,098 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बैंक में पैसा जमा करने और निकालने के लिए देना होगा चार्ज। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। जी हां दोस्तों, बैंक में पैसा जमा करने से लेकर निकालने तक फ्री बैंकिंग सेवा अब खत्म होने वाली है। 1 नवंबर से बैंक में इन दोनों सर्विसेज पर चार्ज वसूला जाएगा। नियमों में होने वाले बदलाव के बाद ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी चार्ज देना होगा। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी इस मामले में जल्द फैसला कर सकते हैं। हालांकि यह चार्ज तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ही चुकाने होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट खाते में पैसे जमा और निकालने के लिए चार्ज तय किए हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में भी जमा निकासी के लिए अलग अलग चार्ज तय किए हैं। अगले महीने से ग्राहक खातों से महीने में 3 बार से ज्यादा जितनी बार भी पैसा निकालेगा उन्हें 150 रुपए का चार्ज चुकाना होगा। सेविंग अकाउंट के ग्राहकों के लिए 3 बार तक पैसा जमा कराना फ्री होगा, लेकिन अगर खाते में चौथी बार पैसा जमा किया गया तो 40 रुपए बतौर चार्ज चुकाने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है। हालांकि जनधन खाता धारकों को पैसा जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपए का चार्ज अदा करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 39,749 रुपए पर हुआ सेंसेक्स बंद। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामलों से वैश्विक बाजारों में गिरावट के कारण बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़क गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अनिश्चितता के कारण भी निवेशकों की धारणा पर असर रहा है। इसके कारण कारोबार के अंत में BSE का सेंसेक्स 172.61 अंक गिरकर 39,749.85 और निफ्टी 58.80 अंक लुढ़ककर 11,670.80 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आसूस ROG फोन स्मार्टफोन के 3 मॉडलों के घटे दाम। जी हां दोस्तों, आसूस ने अपने गेमिंग स्मार्टफोन ROG फोन 3 की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से फोन के सभी वेरिएंट की कीमत 3,000 रुपए घटा दी गई है। आसूस ROG फोन 3 स्मार्टफोन 3 वेरिएंट में आता है। फोन की शुरुआती कीमत 49,999 रुपए है। फोन की कीमत में कटौती के बाद आसूस ROG फोन 3 स्मार्टफोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 46,999 रुपए में आएगा। वहीं 12GB रैम और 128GB वेरिएंट 52,999 रुपए में आएगा, जबकि आसूस ROG फोन 3 का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 57,999 रुपए में आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आसूस ROG फोन 3 की नई कीमत वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स साइट पर लिस्ट कर दी गई है। ग्राहक एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से फोन की खरीद पर 10% डिस्काउंट का फायदा उठा सकेंगे। फोन को फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल के दौरान 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के दौरान खरीदा जा सकेगा। इस सेल में स्मार्टफोन को 5,223 रुपए प्रति माह के EMI ऑप्शन पर भी खरीदा जा सकेगा।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, एक ओवर में 6 छक्कों का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।